हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे एजुकेशनल हब आरपीवाई चैनल में। जैसा कि हम पूर्व में अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में, रासायनिक बल गतिकी चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने उसका बेसिक स्टार्ट किया था। जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स या डायनेमिक होती क्या है। तो हमने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी अपक्रिया में उत्पाद तथा विकारक अणु की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर तथा परिवर्तन को प्रभावित करने वाले यानी फैक्टर इफेक्टिंग कारक, इसके अलावा किसी अपक्रिया की मैकेनिज्म यानी वो कौन सी क्रियाविधि है जिससे वो अपक्रिया संपन्न हो रही है, इनके बारे में अध्ययन किया था। वही जो शाखा होती है रसायन विज्ञान की, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। यानी ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जो हमने बातें की, अपक्रिया की दर, उसको प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही बात करें हम उस अपक्रिया की क्रियाविधि, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, वही रासायनिक बल गतिकी है। फिर रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हमने पहली जो सेकंड हेडिंग लगाई थी, वो क्या लगाई थी, हमने लगाई थी रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को हमने साथ में लिखा था स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। हमने डिस्कशन किया था कि वेलोसिटी और स्पीड वर्ड जनरली क्वेश्चन में 11th-12th बेस तक आ जाते हैं क्वेश्चन में ये वर्ड। बाकी ये जो वर्ड हैं वो क्या नहीं है, एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का अर्थ होता है कि एक निश्चित डायरेक्शन में मोशन करना या गति करना, जबकि रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन, वो कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, वही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। नहीं, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की कोई निश्चित डायरेक्शन होती है। इसीलिए हम वहाँ पे जो सही मायने में जो एग्जैक्ट राइट वर्ड है उसके लिए, अपक्रिया की दर के लिए, वहाँ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट होने वाले अभिकारक अणु यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तथा उत्पाद अणु प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की सांद्रता में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी सांद्रता कम होगी या ज़्यादा होगी। इसके लिए हमने अलग से आगे सिंबल यूज किए थे। यदि अभिकारक अणु की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है तो उसके लिए हमने देखा था कि रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल की रेट ऑफ रिएक्शन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, जो इसी बात को दर्शाता है कि समय के साथ साथ अभिकारक अणु की सांद्रता में कमी आई है। जबकि उत्पाद अणु की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए उसके आगे पॉजिटिव सिंबल लगता है। यानी कहने का अर्थ है, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिएक्शन के दौरान या समय के आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी सांद्रता में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम अपक्रिया की दर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जनरली कोई भी समीकरण होता है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उस केमिकल इक्वेशन यानी अपक्रिया के समीकरण के अंदर देखते हैं कि जो भी अभिकारक अणु हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके आगे जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी स्टोइकोमेट्रिक जो गुणांक लगे होते हैं, उनको उसके 1 यानी 1 के डिवाइड में लगाकर लिखते हैं। क्यों लिखा जाता है ये भी मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या चाहिए, एक प्रकार से उनकी कंसंट्रेशन कैसे चाहिए, यूनिक चाहिए, एकांक में चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे आपके सामने स्क्रीन में एक एग्जांपल दिया गया है, जिसको मैं समझाता हूँ कि इस अपक्रिया के दौरान हमने देखा कि N2+3H2 ने जब रिएक्ट किया तो दोनों ने क्या बनाया, 2NH3। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जितने समय में N2 का 1 मोल डिसअपेयर हो रहा है, डिसअपेयर लिख सकते हैं या डिसोशिएट, कल मैंने बताया था, क्योंकि अभिकारक अणु की सांद्रता समय के साथ साथ क्या होती है, कम होती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, इसके लिए उसको डिसअपेयरेंस बोल सकते हैं या डिसोशिएट बोल सकते हैं। जबकि उत्पाद का फॉर्मेशन होता है तो उसे फॉर्मेशन या अपीयरेंस बोल सकते हैं, अपीयरेंस या फॉर्मेशन। जैसा आप समझेंगे, इस रिएक्शन में जितने समय में N2 अणु के 1 मोल का डिसअपेयरेंस होगा यानी उसका वियोजन होगा, उतने ही समय में हाइड्रोजन के कितने मोल यानी 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। इसका अर्थ इनकी रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल नहीं हुई, जबकि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन नियम कहता है कि सभी अभिकारक अणु की जो दर है वो क्या होनी चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
एक निश्चित समय पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसलिए इनको इक्वल करने के लिए इनके आगे जो भी कोफिशिएंट लगे होते हैं उनको समीकरण में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उससे पहले डिवाइड के रूप में 1 के रूप में लिखा जाता है, यानी 1 के डिवाइड में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रासायनिक अभिक्रिया थी जो हमने पढ़ी थी पीछे, तो हमने देखा था कि उसके dA/dt से पहले उसके आगे उसका कोफिशिएंट डिवाइड में लिखते हैं, dP/dt के आगे उसका कोफिशिएंट लिखा था, और dC और dt के आगे उसका कोफिशिएंट, इसी प्रकार dd/dt के नीचे उसका कोफिशिएंट लिखा था। लेकिन साथ ही हमने क्या किया था, अभिकारक अणु के आगे क्या लगाया था, नेगेटिव सिंबल लगाया था, जो ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि अभिक्रिया में जैसे जैसे समय व्यतीत होगा अभिकारक अणु रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में कमी आती है। चलिए उससे आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमेशा जो एक्टिव मास है यानी dA/dt लिखते हैं तो वहाँ A जो भी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखा जाता है, एक्टिव मास, और एक्टिव मास का अर्थ होता है मोलरिटी। एक प्रकार से कह सकते हैं मोलरिटी, या फिर कहते हैं मोल पर लीटर, जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको मोल पर लीटर से लिखा जाता है। जनरली यहाँ पे अगर 12th 11th से हाई लेवल की बात करें या फिर कोई क्वेश्चन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे मोलरिटी यानी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की बजाय ग्राम और किलोग्राम में दे रखी हो, तो हम सीधा ही ग्राम और किलोग्राम के लिए जैसा अभी यूज कर रहे हैं वैसा रेट ऑफ रिएक्शन का समीकरण यूज नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी हमें ग्राम और किलोग्राम में कंसंट्रेशन दे रखी है उसको पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ग्राम को यदि मोल में कन्वर्ट करना हो तो जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे, जिससे उसके मोल आ जाएंगे, और फिर उसको देख लेंगे कितने लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने कल कहा था कि जो रेट इक्वेशन होती है उसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के डिसअपेयर यानी डिसोशिएट होने की रेट, तथा साथ में क्या लिख सकते हैं, उत्पाद अणु यानी प्रोडक्ट अणु के अपेयर होने या फॉर्मेशन होने की रेट को, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। N2 + 3H2 मॉलिक्यूल रिएक्टर होंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 2 मोल ऑफ NH3। और इस अभिक्रिया में रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, ध्यान से सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिसअपेयरेंस है या अपेयरेंस है, डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस यानी H2 के विलुप्त होने की दर जो कितनी है, 0.003 मोल पर लीटर। और हमें आगे क्वेश्चन में पूछा है देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर बताइए, एंड डिसअपेयरेंस ऑफ N2 के वियोजित होने की रेट बतानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी रिएक्शन का समीकरण दिया गया है, जैसा भी दिया गया है उसको सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, जैसे इस समीकरण के लिए लिखें तो N2 के आगे कितने मोल हैं, 1 है, तो 1/1 यानी 1/1 लिखेंगे नीचे, उसके आगे नेगेटिव सिंबल जो इस बात को दर्शाता है कि N2 क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, इक्वल लगा के क्या लिख देंगे H2 का क्या है, कोफिशिएंट 3, तो उसे 1/3 के रूप में लिखेंगे। और नेगेटिव सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, नेगेटिव सिंबल। इक्वल क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या है, NH3 को लिखेंगे dO/dt लगा के, और उसका कोफिशिएंट जो है वो उसके आगे डिवाइड या 1/2 के रूप में लिख देंगे। जितना भी कोफिशिएंट होता है वो सभी रिएक्शन में इसी प्रकार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रिएक्शन आपको दी गई है कि जहाँ पे लिखा है 2A + 4B इक्वल टू क्या दिया गया है, 3C + 5D इक्वल दे दिया आपको 3C + 5D। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2A दिया गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा, -1/2 dA/dt इक्वल क्या आएगा, 3 दे रखा है B के आगे तो क्या लिखेंगे, -1/3 dB/dt। और इसी प्रकार आगे क्या C के लिए दे रखा है, और यदि B के आगे 4 हैं तो 1/4 लिखेंगे, और C के आगे दे रखा है 4 तो 1/4 dC/dt, और इसी प्रकार D के आगे 5 लिखा है तो 1/5 dO/dt। अब इस रिएक्शन में देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या लिखेंगे हम, यहाँ
इस पहला समीकरण जो आंसर के नीचे मैंने लिख रखा है कि -1/1 dN2/dt, यहाँ dN2/dt इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि N2 के डिसअपेयर होने की रेट है। इक्वल में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में जो भी आपको टर्म्स या पद दिख रहे हैं जो इक्वल हैं, तो हम किसी भी दो पद को इक्वल में रख सकते हैं। उठाकर इनको अलग से भी हम अरेंज कर सकते हैं और दो को क्या रख सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3 dH2/dt, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H2 के डिसअपेयर होने की रेट है। उससे पहले आपको क्वेश्चन में किसकी रेट दी गई है, यही दी गई है, तो उसको हम इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले रेट इक्वल टू क्या आएगा, -1/3 dH/dt, और आपको दे रखा है इसकी डिसअपेयरेंस होने की रेट दे रखी है, तो dH2dt जो लिखा है 1/3 के साथ में, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, जो वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 0.003, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट आपके पास आंसर निकल के आएगा 0.001 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन का आपको कल भी बताया था यूनिट क्या होता है, ऊपर क्या आता है dx/dt, यानी dx/dt क्या होती है, dx वहाँ क्या कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, और नीचे t का मतलब क्या है, सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसलिए यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या जाएगा, आप 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 से डिवाइड करेंगे 0.0103 को, तो क्या आएगा 0.001 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए आपके सामने रेट निकल के आ गई, और रेट से आप क्या कर सकते हैं, अब उसी समीकरण में किसी भी एक पद के बराबर रखेंगे तो वो ही चीज़ जो पूछी जाती है वो ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि N2 के डिसअपेयर होने की, तो N2 का सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। N2 का इक्वेशन क्या हमारे पास, -1/2 N2/dt, जो समीकरण आपके सामने दिया गया है, तो उसको रख देंगे। उसको रखने के बाद आप देखेंगे कि इसके आगे इसके कोफिशिएंट क्या दिए गए हैं, उस आधार पे उसका देख लेंगे। तो सबसे पहले आगे दिया गया है -1/2, उसके बाद दिया गया है N2, और आगे दिया गया है रेट। तो इस आधार पे हम इसको सोल्व करेंगे। पुनः एक बार आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे कि नीचे जो लिखा था वहाँ 1/1 dN2/dt इक्वल टू रेट है, तो रेट हमने पहले से फाइंड आउट कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, वो कितनी आई थी हमारी 0.001, तो उसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से -dN2/dt इक्वल रेट ऑफ डिसअपेयरेंस N2 इक्वल टू क्या जाएगा, 1 इंटू रेट, यानी एक को अगर उधर लेके जाएंगे, एक को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो रेट से गुणा होंगे या मल्टीपल होंगे, तो क्या आएगा आपके पास, वही रेट आएगी। यानी N2 के डिसअपेयर होने की जो रेट है वो क्या है, 0.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार यदि 2NH3 का निकालना होता फॉर्मेशन की रेट, तो आप क्या कर सकते, सबसे पहले क्या लिखते, 1/2 dNH3/dt बराबर में क्या लगाते थे, 0.001 मोल लीटर इनवर्स, और वहाँ जो स्टार्टिंग में NH3 के स्टार्टिंग में जो 1/2 1/2 लिखा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा राइट साइड में, तो 0.001 के मल्टीपल में जाएगा, जिससे dNH3/dt इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास निकल के 0.002 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर की जो इकाई है या मात्रक है वो क्या होगा। तो इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। रेट इक्वल टू क्या होगा, ± dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन, ऊपर क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में हुआ परिवर्तन, नीचे आएगा परिवर्तन में समय, और ऊपर ध्यान दीजिए सांद्रता लिखी हुई है, तो सांद्रता को किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, नीचे सेकंड आएगा, जब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए है, केमिकल रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूल क्या हो जिसमें लिक्विड या सॉलिड वगैरह कुछ हो सकते हैं। यदि आपका रिएक्टेंट गैस है, यानी गैसेज रिएक्शन के लिए जहाँ पे हम ऊपर कंसंट्रेशन काम में लेते हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि जहाँ पे कंसंट्रेशन यूज करते हैं जिन केमिकल रिएक्शन के लिए, वहाँ यदि अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स यदि गैसीय हैं और रिएक्शन कैसी है, गैसेज रिएक्शन है, तो वहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर के काम में लेंगे। क्या लेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल का मतलब है आंशिक, उनके आंशिक दाब को काम में लेंगे। अभिकारक और उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन हुआ, जो समय है, जितने समय में उनके आंशिक दाब में परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है जनरली प्रेशर जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ क्या आएगा, इकाई के रूप में ATM लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ATM, और नीचे सेकेंड ही रहेगा, तो इसलिए रेट ऑफ
गैसेज रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन गैसेज रिएक्शन के लिए यूनिट क्या आएगी, एटीएम पर सेकंड या एटीएम सेकंड इनवर्स। एटीएम की जगह हम प्रेशर की बाकी यूनिट भी काम में ले सकते हैं, जैसे बार सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट आगे नोट आप ज़रूर लगाएंगे जब भी नोट्स लिखेंगे, क्योंकि नोट में आपको इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई जाती हैं जो काफ़ी आपके हद तक काम आती हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मुझे बताइए, क्या अभी तक हमने जितना भी लेसन अभी तक पढ़ा है उसमें किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की, अभिक्रिया की कोटि की कोई डिस्कशन हुआ, चर्चा नहीं हुई ना। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी यूनिट कभी भी क्या निर्भर नहीं करती, किस पे, किसी भी अभिक्रिया की कोटि पे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती। यानी चाहे तो कोई अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो या 3/2 ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की सेम यूनिट रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और यदि वो अभिक्रिया गैसेज है, गैसीय रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या होगी, एटीएम सेकेंड इनवर्स, या क्या लिखेंगे वहाँ पे, बार सेकेंड इनवर्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन पे आधारित बाकी क्वेश्चन आप करेंगे सोल्व। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जनरली जहाँ से मिले वहाँ से सोल्व करें। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमें तुरंत शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेट लॉ, जिसे कहते हैं दर नियम। ध्यान रहे, जस्ट उसके नीचे बीच में आप देख रहे होंगे हाईलाइट किया हुआ है, एक और हेडिंग लिखी हुई है, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान नियम, या कह सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, रेट लॉ। दोनों नियम एक्चुअल में बिल्कुल सेम स्टेटमेंट देते हैं। ध्यान रहे कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन लगभग दोनों सेम नियम है, सेम रूल है। फ़र्क इतना होता है कि जहाँ पे ऊपर जो बात लिखी है उसमें हमेशा जो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, यानी जनरली जो डायरेक्ट आपको दिखाया गया है, लिखा हुआ इसमें, उसके अनुसार जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक्टिव मास जो होंगे उन दोनों में जनरली थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा। चलिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं रेट लॉ को। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। और इसके डिस्कवरर जो है वो कौन है, गुलबर्ग वागे। तो ध्यान रहे, रेट लॉ के खोजकर्ता कौन है, गुलबर्ग वागे। यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, यानी जो दर नियम है अभिक्रिया का, जो दर नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान, किसी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होने वाले या भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है उसके हमेशा समानुपाती होगी अभिक्रिया की दर। यानी फिर से ध्यान से सुने, ये क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय द्रव्यमान अभिकारक अणुओं, सक्रिय द्रव्यमान अभिकारक अणुओं के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी उनके गुणनफल के सीधा ही अनुपात होगी, या कह सकते हैं सीधा क्या होगी, उनके डायरेक्ट समानुपात होगी, समानुपाती होगी। यानी यहाँ से कथन निकल के आया है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की जो दर है वो उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु, जो भी अभिकारक अणु भाग लेंगे उनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगी। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो लिखा है सेम कथन लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि रेट लॉ जो है वो कैसा है, एक प्रायोगिक अवधारणा है, यानी इसको प्रयोग द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि रेट लॉ के नीचे जो लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या है, थ्योरेटिकल है, यानी ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है। नीचे लिखा हुआ देखो सेम स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ है, सेम स्टेटमेंट, यानी जैसा ऊपर लिखा वैसा स्टेटमेंट आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पे जब हम नीचे इक्वेशन लिखेंगे, नीचे पहले समझिए आप, सपोज दैट एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जैसे देखो M1A + M2B, और उन दोनों ने, यानी A के M1 मोल ने और B के M2 मोल ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया। तो हमें क्या है, रेट लॉ में प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जो रेट है
अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक अणुओं के, अभिकारक क्या है यहाँ पे ए और बी, उन अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के लिए इनके साथ क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। सपोज यहाँ पे 2 ही अभिकारक अणु है, यदि 3 होते तो उसको भी गुणा में सी लगा के लिख देते। जैसे सी होता, मान लो सी जेड होता तो क्या लिखते, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, रेट समानुपाती ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। यहाँ पे 2 हैं तो हम 2 ही को लिखेंगे, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब सुनिए, जो मेजर डिफरेंस, जो माइनर डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो डिफरेंस क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में जहाँ पे ये कोफिशिएंट लगे हैं, यानी जहाँ पे जो एक्टिव मास है, सक्रिय द्रव्यमान ए और बी हैं अभिकारक अणु के, उनके ऊपर एक्स और वाई लिखे हैं। यदि एक्स और वाई की वैल्यू जैसा समीकरण में दिया गया है, जैसे मान लो ए के आगे m1 की जगह 2 होता तो एक्स की जगह इस समीकरण में रेट समानुपाती के आगे ए के ऊपर पावर 2 लगी होती और बी के आगे 4 लिखा होता, तो यहाँ वाई की जगह 4 लिखा होता, तब तो कहते हैं कि ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। और यदि ये सेम नहीं हो, यदि रेट लॉ में ऐसा सेम नहीं हो, समीकरण में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कुछ अलग हो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ अलग हो, जबकि नीचे रेट लॉ में क्या लिखा हो, अलग नंबर लिखे हों, अलग पावर्स लगी हों, तो हम कहेंगे ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, ये क्या है, रेट लॉ है। ध्यान से समझिए, समझ में आई ये बात। यानी रेट लॉ में तो क्या होगा कि जैसा समीकरण है उसके अनुसार रेट इक्वल टू ए की पावर एक्स वाई वो सेम नहीं होंगे, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में जैसे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक आपको दिए गए हैं अभिक्रिया में, वैसे के वैसे ए की पावर में और बी की पावर में आपको मिलेंगे। यानी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, मास ऑफ एक्शन, ठीक है, जो एक्टिव मास होगा उनका, उसके